रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारे पास लेस ज़ोरबा की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, अवेयर द पावर ऑफ सीइंग योरसेल्फ क्लियरली। ज़ोरबा एक कॉर्पोरेट हेड हंटर है, मतलब उनका काम है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए टॉप लीडर्स को ढूंढना। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को परखा होगा। हाँ, तो जाहिर है कि उन्होंने हजारों लीडर्स को बहुत करीब से देखा है, कौन सफल होता है, कौन असफल होता है, और सबसे जरूरी क्यों। और इसी क्यों पर ही ये पूरी किताब आधारित है। एग्जैक्टली। और इस किताब का जो मुख्य विचार है वो पहली नजर में थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कहती है कि महान नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण कोई करिश्मा या शानदार रणनीति नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता है। यानी खुद को बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ देखने की क्षमता। हाँ, राह में जो सबसे बड़े रोड़े होते हैं ना, वो बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर ही होते हैं। हाँ, वो हमारे अंदर ही होते हैं। इन्हें लेखक ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। हमारी शख्सियत के वो हिस्से, हमारी वो आदतें जिन्हें हम खुद कभी नहीं देख पाते, लेकिन आसपास के लोगों को वो साफ नजर आती हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमती है, उन लीडर्स की कहानियां जिन्होंने अपने इन ब्लाइंड स्पॉट्स का सामना किया और महान बन गए, और उन लीडर्स की भी जो इन्हें नजरअंदाज करते रहे और बड़ी बड़ी विफलताओं का कारण बने। तो फिर ये किताब किसके लिए है? पहली बार में सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सीईओज और बड़े मैनेजर्स के लिए होगी। हाँ, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये किताब असल में हर उस इंसान के लिए है जो किसी भी तरह की लीडरशिप भूमिका में है या आना चाहता है। अच्छा। चाहे कोई एक छोटी टीम को लीड कर रहा हो, या किसी कॉलेज प्रोजेक्ट का हेड हो, या बस अपने परिवार में एक जिम्मेदार भूमिका निभा रहा हो। और खास तौर पर उन लीडर्स के लिए जो महसूस करते हैं कि वो अपने करियर में कहीं अटक गए हैं। सही, कि कुछ है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है। मतलब ये सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में नहीं है, क्या ये व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होती है? बिल्कुल। असल में किताब का तर्क यही है कि आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को समझना चाहता है, जैसे वो आदतें जो शायद उनके रिश्तों को खराब कर रही हैं। हाँ, या उन्हें एक बेहतर इंसान बनने से रोक रही हैं, तो ये किताब उन्हें भी एक आईना दिखा सकती है। इसमें लीडर्स की जो कहानियां हैं, वो सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि चेतावनी भरी भी हैं। ये हमें सिखाती हैं कि खुद को जानना ही हर तरह की सफलता की पहली सीढ़ी है। चलिए, तो फिर इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातों में और गहराई से उतरते हैं। जो पहली और सबसे बुनियादी सीख है वो यही है कि सबसे बड़ी बाधा अंदर है, बाहर नहीं। और इसकी शुरुआत होती है ब्लाइंड स्पॉट्स के विचार से। किताब में लेखक लेस ज़ोरबा अपना खुद का एक बहुत ही कच्चा और ईमानदार उदाहरण देते हैं। हाँ, और यही बात इस किताब को बहुत भरोसेमंद बनाती है। वो बताते हैं कि उनके अंदर लोगों को खुश करने की, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, एक बहुत गहरी आदत थी। मतलब हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। हाँ, वो हर किसी से हाँ सुनना चाहते थे, हर किसी को खुश रखना चाहते थे, भले इसमें उन्हें अपनी बात क्यों ना दबानी पड़े। और ये आदत उनके बचपन से आई थी। उनके माता पिता का तलाक और हाँ, और फिर कम उम्र में उनकी माँ की मृत्यु, इन सब ने उनके अंदर एक खालीपन और स्वीकृति की एक गहरी भूख पैदा कर दी थी। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास कैसे हुआ? क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स तो वही होते हैं जो हमें खुद नहीं दिखते। बहुत ही कड़वे अनुभव से हुआ। उनकी कंपनी के एक सीनियर पार्टनर ने उन्हें एक दिन केबिन में बुलाया और सीधे सीधे कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम एक चापलूस हो, एक ब्राउन नोजर। तुम हमेशा वही कहते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, और इस रवैये के साथ तुम यहाँ कभी सफल नहीं हो पाओगे। अरे बाप रे, ये सुनना तो बहुत ही कठोर रहा होगा। किसी के मुंह पर ऐसा सुनना तो किसी को भी तोड़ सकता है। बिल्कुल, और ज़ोरबा भी उस वक्त टूट गए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस पर सोचा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उस कठोर सच में ही उनकी तरक्की का रास्ता छिपा था। मतलब उस एक पल ने उन्हें अपने सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट का सामना करने पर मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी अपनी कमियों को स्वीकार करना है, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। कभी कभी हमें एक बाहरी आईने की जरूरत पड़ती है जो हमें वो सच दिखा सके जिसे हम खुद देखने से बच रहे होते हैं। ज़ोरबा का अपनी पीपल प्लीजिंग की आदत को पहचानना एक तरह की विनम्रता है, खुद के सामने ईमानदार होना। लेकिन जब लीडर्स में ये विनम्रता नहीं होती तो उसका ठीक उल्टा होता है, अहंकार। हाँ, हुब्रिस। और मुझे लगता है 2008 का वित्तीय संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किताब इस संकट को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करती है, ये दिखाने के लिए कि आत्म जागरूकता की कमी कितनी विनाशकारी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा चेहरा थे लेमन ब्रदर्स के सीईओ रिचर्ड फुल्ड। हाँ,
फुल्ड एक ऐसी लीडर थे जो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहते थे। उन्हें लगता था कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। जब संकट गहरा रहा था, जब सब कुछ बिखर रहा था, तभी वो अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं थे। वो हर चीज के लिए बाहरी ताकतों को दोष दे रहे थे। उनका रवैया था कि ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन एक लीडर के तौर पर क्या ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं है? टॉप पर बने रहने के लिए शायद आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप हमेशा सही होते हैं, कि आप कंट्रोल में हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। आत्मविश्वास कहता है हम ये कर सकते हैं। अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं और मेरा तरीका ही सही है। फुल्ड इस रेखा को पार कर चुके थे। अच्छा। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने उन सभी चेतावनियों और लोगों को नजरअंदाज कर दिया जो उन्हें बता रहे थे कि वो एक चट्टान की तरफ बढ़ रहे हैं। किताब इसे क्या कहते हैं? सब प्राइम लीडरशिप कहती है। जहां लीडर खुद को इतना महान समझता है कि उसे अपनी कमियां दिखनी ही बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, और इसका नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। किताब में इसकी तुलना जॉर्ज H.W. बुश जैसे लीडर से की गई है, जो इसके ठीक विपरीत थे। हाँ, बुश को उनकी माँ ने बचपन से सिखाया था कि वो अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा ना पीटें। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते थे कि उन्हें विनम्र रहना है, जमीन पे रहना है। ये दिखाता है कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विनम्रता का मतलब है ये समझना कि आप सब कुछ नहीं जानते और आपको दूसरों की मदद और सलाह की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि 2008 के संकट के बाद कंपनियां भी अब ऐसे ही लीडर्स को ढूंढ रही हैं। सही बात है। वो करिश्मे से ज्यादा आत्म जागरूकता, सहानुभूति और विनम्रता को महत्व दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि एक अहंकारी लीडर पूरे सिस्टम को डुबो सकता है। तो हमने अहंकार के खतरे की बात की, जो एक तरह से बाहरी तौर पर दिखने वाली कमी है। लेकिन किताब एक और बहुत गहरे आंतरिक संघर्ष की बात करती है। दो आदमियों की कहानी, जिसे एडम I और एडम II कहा गया है। यह क्या विचार है? ये एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है जो रब्बी सोलोवेशिक और लेखक डेविड ब्रूक से लिया गया है। इसके अनुसार हम सब के अंदर दो तरह के व्यक्तित्व या प्रवृत्तियां एक साथ रहती हैं। ओके। एडम I हमारा बाहरी महत्वाकांक्षी पक्ष है। ये वो हिस्सा है जो करियर बनाना चाहता है, उपलब्धियां हासिल करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। मतलब दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। हाँ, ये वो एडम है जिसका जिक्र हमारे रिज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल पर होता है। और एडम II? एडम II हमारा आंतरिक, नैतिक और विनम्र पक्ष है। ये वो हिस्सा है जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है, जो अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, जो नैतिक मूल्यों को महत्व देता है। ये वो एडम है जो ये नहीं पूछता कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछता है कि मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूं। एग्जैक्टली। लेकिन ये संतुलन बनाना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हमारी पूरी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा कॉर्पोरेट जगत तो एडम I को ही बढ़ावा देता है। ज्यादा कमाओ, बड़ी पोस्ट पर जाओ, सफल दिखो। सही बात है। ऐसे में कोई एडम II के लिए समय कैसे निकालें? क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और महान लीडर इसी बात को समझते हैं। वो एडम II को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि वो जानते हैं कि लंबे समय तक एडम I की सफलता के लिए एडम II को पोषित करना जरूरी है। अच्छा, कैसे? किताब में वॉरेन बफेट का उदाहरण है। वो आज भी हर हफ्ते कई घंटे अकेले बैठकर सिर्फ सोचने और पढ़ने में बिताते हैं। या बिल गेट्स, जो साल में एक बार थिंक वीक्स के लिए दुनिया से कटकर अकेले चले जाते हैं। तो ये समय वो अपने एडम II को दे रहे हैं, आत्मचिंतन के लिए। एग्जैक्टली। ये समय किसी डील को क्रैक करने या रणनीति बनाने के लिए नहीं होता। ये समय आत्मचिंतन के लिए होता है। ये सोचने के लिए कि मैं कहाँ गलत था, मेरे मूल्य क्या हैं, मुझे खुद में क्या सुधार करने की जरूरत है। जब आप एडम II पर काम करते हैं तो आप ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और ज्यादा बुद्धिमान लीडर बनते हैं। सच्चा नेतृत्व इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही है। एडम I आपको दौड़ाता है, एडम II आपको दिशा दिखाता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है और शायद इसी से जुड़ा हुआ किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है, यानी अपनी कमजोरियों को अपनी महाशक्ति में बदलना। हाँ, ये सिर्फ कमियों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर काम करने के बारे में है। हाँ, आत्म जागरूकता का असली फल तभी मिलता है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं। किताब में इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे एलन मस्क, जो खुले तौर पर मानते हैं कि वो डेडलाइंस को लेकर हद से ज्यादा आशावादी हैं। मतलब वो हमेशा सोचते हैं कि काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, और ये जानना उन्हें और उनकी टीम को बेहतर योजना बनाने में मदद करता है, भले ही वो हमेशा इसमें सफल ना हो। या वॉरेन बुफे का उदाहरण भी है। वो मानते हैं कि उनकी नेब्रास्का नाइस वाली आदत, यानी बहुत ज्यादा अच्छा बने रहने की आदत, हाँ,
उसके कारण वो खराब प्रदर्शन करने वाले मैनेजर्स को नौकरी से निकालने में बहुत देर कर देते हैं। और ये स्वीकारोक्ति ही पहला कदम है। जब आप अपनी कमी को नाम दे देते हैं तो आप उसके प्रति सचेत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक टेडी रूजवेल्ट का है। अच्छा? एक युवा राजनीतिज्ञ के तौर पर रूजवेल्ट बहुत आक्रामक और लड़ाकू स्वभाव के थे। उन्हें लगता था कि हर बहस को जीतना जरूरी है। लेकिन ये तरीका तो ज्यादातर काम नहीं करता, लोग आपसे दूर होने लगते हैं। और यही हुआ। उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि उनका ये स्वभाव उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। तब उन्होंने सचेत रूप से खुद पर काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गुस्से को, अपनी आक्रामकता को नियंत्रण करना सीखा। उन्होंने अपनी उस ऊर्जा को लड़ने के बजाय लोगों को जोड़ने में लगाया। एक तरह से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया, जिसे हम नियंत्रित आक्रामकता कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसी बदलाव ने उन्हें अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक बनाया। किताब में एक और सीईओ की कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई, जो बहुत शर्मीला था। हाँ, वो सीईओ बहुत ज्यादा अंतर्मुखी था। वो अपने ऑफिस में ही रहना पसंद करता था और लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। और इसका नतीजा ये हो रहा था कि वो अपनी टीम से कटता जा रहा था। हाँ, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कंपनी में असल में हो क्या रहा है। जब उसे अपने इस ब्लाइंड स्पॉट का एहसास हुआ तो उसने एक बहुत ही अनोखा और रचनात्मक कदम उठाया। ये कुर्सियां हटाने वाला आइडिया, ये वाकई कमाल का है। उसने अपने ऑफिस से सारी कुर्सियां हटवा दी। तो अब क्या होता था? अब अगर कोई उससे मिलने आता तो उन्हें खड़े खड़े ही बात करनी पड़ती, जिससे बातचीत छोटी और मुद्दे की होती थी। और अगर उसे किसी से लंबी या महत्वपूर्ण बात करनी होती तो उसे मजबूरन अपने ऑफिस से बाहर निकलकर उस व्यक्ति के पास जाना पड़ता था। टीम के बीच जाने, उनसे बात करने और कंपनी से बेहतर तरीके से जुड़ने पर मजबूर कर दिया। यह शानदार है। यह कहानी दिखाती है कि महानता परफेक्ट होने में नहीं है। महानता तो अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए जानबूझकर रचनात्मक कदम उठाने के साहस में है। सही बात है। जब कोई लीडर ऐसा करता है तो वो सिर्फ खुद को बेहतर नहीं बनाता, वो अपनी पूरी टीम के लिए एक मिसाल कायम करता है। बिल्कुल। वो अपनी टीम को एक संदेश देता है कि गलतियां करना और उनसे सीखना ठीक है। ये संदेश देता है कि कमजोरियों को छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत है। और यही तो असली नेतृत्व है। हाँ, यही है। तो कुल मिलाकर अवेयर का सार यही है कि सच्चा नेतृत्व एक बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है। यह दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलने, खुद को समझने की कहानी है। यह हमें अपनी कहानी, हमारे वो अनुभव जिन्होंने हमें आज जैसा बनाया है, में झांकने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने उन ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचान सकें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सही कहा। इसमें एक बहुत प्रेरक विचार ये है कि हम में से हर किसी के अंदर अपनी कमजोरियों का सामना करने और उन पर काम करने का साहस मौजूद है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी सफलता, टाइटल्स और उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, वहां खुद को गहराई से जानना ही असली सुपर पावर है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि नेतृत्व का सबसे जरूरी काम वो है जो हम आईने के सामने खुद पर करते हैं। तो जाते जाते सोचने के लिए एक बात ये भी है कि आत्म जागरूकता कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। ये तो एक रोज चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। शायद हम सबको खुद से ये पूछने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए कि आज हमारा वो कौन सा ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है जिसका सामना करने का साहस हम जुटा सकते हैं। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।